नमस्कार, स्वागत है आपका कम्युनिटी फटाफट में। लेकिन सबसे पहले बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मॉनसून के उस अनुमान के साथ। दूसरा अनुमान मौसम विभाग ने जारी कर दिया है और इस अनुमान में मौसम विभाग को लगता है कि सामान्य से ही ज़्यादा बारिश इस बार भी होगी। पिछला पहला अनुमान जो था मौसम विभाग का, उसमें उन्होंने कहा था कि 105% बारिश होने की संभावना है, लेकिन उसे बढ़ाकर अब इसे 106% किया गया है। और साथ ही जून के महीने में उन्हें भारी बारिश की संभावना लग रही है और पूरे महीने में 108% बारिश हो सकती है। और उन्होंने क्या कहा है, मौसम विभाग के डीजी मृत्युंजय महापात्र ने क्या कहा, आइए सुन लेते हैं। आज जो हम पूर्वानुमान जारी कर रहे हैं, इसमें हम रिटरेट कर रहे हैं कि एबोव नॉर्मल रेनफॉल फॉर द कंट्री एज ए होल रहेगा। हम इसको नॉर्मल रेनफॉल बोलते हैं जब रेनफॉल +-4% ऑफ द लॉन्ग पीरियड एवरेज के अंदर होता है। यानी इस बार 104% से ज़्यादा होना का संभावना है और क्वांटिटेटिवली 106% ऑफ लॉन्ग पीरियड एवरेज रेनफॉल होने का संभावना है। और लॉन्ग पीरियड एवरेज रेनफॉल जो है वो है 87 सेंटीमीटर फॉर द कंट्री एज ए होल। यानी 87 सेंटीमीटर की 106% रेनफॉल इस बार 5 जून से 30 सितंबर तक फॉर द कंट्री एज ए होल का क्यूमुलेटिव रेनफॉल होने का पूर्वानुमान किया जा रहा है। ये जो मॉडल हम यूज़ कर रहे हैं इसका अभी एरर है +-4%, यानी 106% +-4%। सो रेनफॉल वेरिएशन 102% से 110% तक होने का संभावना है। 106% से ज़्यादा बारिश होने का संभावना है मध्य भारत और दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत, सेंट्रल इंडिया और साउथ पेनिनसुलर इंडिया। उत्तर पश्चिम भारत में सामान्य वर्षा होने का संभावना है, यानी लॉन्ग पीरियड एवरेज का 92% से 108% तक बारिश होने का संभावना है। और पूर्वोत्तर भारत में सामान्य से नीचे अर्थात लॉन्ग पीरियड एवरेज का 94% से कम बारिश होने का संभावना है। तो ये थे आईएमडी के डीजी मृत्युंजय महापात्र, जिन्हें आप सुन रहे थे। मॉनसून को लेकर उन्होंने नया अनुमान जारी कर दिया है। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं एक अहम खबर की ओर और उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। और वो खबर है टीआरक्यू को लेकर, टैरिफ रेट कोटा को लेकर और कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट 2022 में जो साइन किए गए थे, उसके तहत यूएई से इस बार के लिए जो कोटा जारी किया गया है गोल्ड इंपोर्ट का, वो 200 टन का है। और इस सीईपीए के तहत 1% डिस्काउंट पर गोल्ड इंपोर्ट की इजाज़त दी जाती है। और ये जो आवंटन हुआ है, इस आवंटन को लेकर काफ़ी बवाल मचा हुआ है और ख़ास करके छोटे ज्वेलर्स की तकलीफ़ें ज़्यादा है, क्योंकि उनका कहना है कि जो एक तो टीआरक्यू के लिए जो लिमिट थी, टर्नओवर लिमिट 25 करोड़ का, वो ख़त्म होना चाहिए था और पहले ये नियम बताए नहीं गए थे। और एक दूसरा 1 लाख रुपए का जो नॉन रिफंडेबल फीस ली गई थी टीआरक्यू आवेदन के लिए, वो भी उनका फंस गया है, क्योंकि उन्हें पहले से बताया नहीं गया था कि ये लिमिट है और इसमें ज़रूर या तो कुछ गड़बड़ी होगी या डीजीएफटी फिर से इससे सुधार करके नया नोटिफिकेशन भी जारी कर सकते। तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 3 मेहमान हैं। नितिन केडिया हैं, सेक्रेटरी हैं एआईजेजीएफ के, जिगर सोनी है, प्रेसिडेंट है ज्वेलर्स एसोसिएशन ऑफ अहमदाबाद के, और संयम मेहरा हैं, पूर्व चेयरमैन है जीजेसी से। अब तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आप बताइए संयम मेहरा जी, क्या लग रहा है आपको, टीआरक्यू आवंटन में क्या छोटे ज्वेलर्स की अनदेखी बार बार हो रही है? फिर ऐसे में लेवल प्लेइंग फील्ड कैसे मिलेगा उनको? नमस्ते जी। नमस्ते सर जी। देखिए, जो पहले एक 2023 के अंदर 17 अप्रैल को जो 6 पब्लिक नोटिस नंबर 6 निकाला था, उसके अंदर ये जो पहले 25 करोड़ रुपीस की लिमिट थी, जिसके अंदर जिसकी नेटवर्थ 25 करोड़ रुपीस के ऊपर होगी, उसको ही टीआरक्यू गोल्ड दिया जाएगा। वो 2023 के नोटिस से ये हटा दिया था। लेकिन जो 1600 लोगों ने लाख रुपया, अप्रोक्सीमेटली 1600 लोगों ने जो लाख रुपया भर के टीआरक्यू गोल्ड की मांग की थी, उसके अंदर वो पूरी नहीं हो पाई, उनको गोल्ड नहीं मिला है। और जो मेजर बिग प्लेयर्स हैं उन्हीं को गोल्ड मिला है। एमएसएमई जितने भी लोग हैं, मैन्युफैक्चरर्स हो गए, रिटेलर्स हो गए,
उन्हें भी गोल्ड नहीं मिला है। जीजेसी ने एक लेटर लिखी है मिनिस्ट्री को और उनको ये भी बोला है कि एफटीए को अच्छा, ये जो एफटीए दुबई में सेपा के थ्रू हुआ है उसके अंदर 1% के अंदर जो गोल्ड इंडिया के अंदर 200 टन के ऊपर 200 टन के आसपास जो आ रहा है वो बहुत पॉजिटिव मूव है। लेकिन वो जो गोल्ड है वो बाकी जो ज्वेलर्स हैं, जो एमएसएमई ज्वेलर्स हैं, उनको भी गोल्ड मिलना चाहिए, जो 2023 के सर्कुलर के हिसाब से। ये सोच से आगे बढ़ते हुए हमने लिखा है कि इसके ऊपर एक पुनर्विचार करना चाहिए डीजीएफटी को, और एक सोच बनाकर जो बाकी ज्वेलर्स हैं उनको भी गोल्ड मिलना चाहिए। इसके बारे में लेटर हमने डीजीएफटी के अंदर लिखी है और अब हमें लगता है कि आने वाले टाइम के अंदर इसका पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, जहां से छोटे ज्वेलर्स को भी सेपा में एमएसएमई के अंदर 1% लोअर रेट के अंदर गोल्ड वापस मिल सके। 2023 में जब टर्नओवर की लिमिट खत्म कर दी गई थी जो 25 करोड़ की थी, तो फिर क्या 2022 वाले नियम के हिसाब से ये कोटा जारी किया गया है? संयम मेहरा जी, छोटा जवाब दीजिएगा। 2022 के हिसाब से ही अभी ये जो है नोटिफिकेशन के हिसाब से ही सबको गोल्ड मिला है। 2023 के नोटिफिकेशन को ऑनर नहीं किया गया है। नितिन जी, आपसे मेरा सवाल होगा, इस कोटा के अंदर 50% कोटा सिर्फ कुछ इंपोर्टर्स को ही दिया गया है, ऐसा क्यों सर? नमस्कार विश्वमन जी। नमस्कार देखिए, 22 मई को जब हमने लेटर लिखा था सरकार को, तो हमारा सबसे पहला सवाल यही था कि चाहे प्लैटिनम हो, पैलेडियम हो, चाहे एसिड हो, हर जगह हम ये गिनती के 5 या 6 लोग ही क्यों देखते हैं जो हमेशा बेनिफिशियरी होते हैं। और आपके पिछले एक प्रोग्राम में मैंने ये बात कही भी थी कि सरकार को ये देखना चाहिए कि ये जो 5, 7, 10 लोग हैं, ये हर बार जो है वो सरकार की किसी न किसी स्कीम को खराब कर देते हैं। और जो सरकार का एक विजन है सबका साथ सबका विकास, उसमें भी वो एक तरह से काला धब्बा लगा देते हैं। तो ये जो 5-7 लोग हैं, इनको ना केवल इनके व्यापारिक लाइसेंस छीन लेने चाहिए बल्कि इनको जेल के अंदर डाल देना चाहिए। अब अगर हम इस बार सेपा को देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि 5 या 6% यानी 86 लोग जो है वो ऐसे हैं जिनको 50% जो है वो आवंटन कर दिया गया है। अब ये 86 लोगों को जो ये 50% आवंटन किया गया है, इसका आधार सिर्फ एक ही है कि कुछ लोगों को बेनिफिट दिखाना था, देना था। और जब ये लगा कि 3000 के आसपास लोग आ गए हैं और ये 3000 को अगर हम बराबर बांट देते हैं तो गिनती के कुछ लोगों को जो हमें बेनिफिट पहुंचाना है वो नहीं मिल पाएगा। तो केवल इसी और इसी वजह से जो है 22 के जो कंकाल है उनको कब्रिस्तान से वापस निकाल दिया गया है। विश्वमोहन जी, लोगों को इस स्कीम में ज्यादा ध्यान रखा गया है और 86 लोगों को कुल आवंटन का 50% आवंटन सिर्फ 86 लोगों को, 86 ज्वेलर, जबकि इतने बड़े ज्वेलर इतनी बड़ी तादाद में जब आपके पास एप्लीकेशन आए थे और इतने एप्लीकेशन आपको ने कैंसिल भी किया और आपने टर्नओवर लिमिट के बारे में लोगों को जानकारी भी नहीं दी, उनके 1 लाख रुपए भी फंस गए छोटे ज्वेलर्स के। आप बताइए जिगर सोनी जी, आप इस मसले पर क्या कहेंगे, क्योंकि आप छोटे ज्वेलर्स को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आईआईबीएस के माध्यम से जो ये सोने का आवंटन होता है, जो डीजीएफटी के माध्यम से उनके जो कोटा सिस्टम है वो कोटा वो लोग डिसाइड करते हैं, क्या बाद में हमको आईआईबीएस की रजिस्ट्रेशन करनी पड़ती है, करीबन 2.5 लाख उसकी भी फी होती है। यानी डीजीएफटी 1 लाख रुपया चार्ज कर रही है एप्लीकेशन की और आईआईबीएस चार्ज कर रहा है 2.5 लाख, यानी 3.5 लाख रुपया खर्च करना पड़ता है टीआरक्यू में मिले इंडिया यूएई सेपा हेठड़ जो 1% का जो लाभ मिलता है वो लेने के लिए किसी भी ज्वेलर्स को पहले 3.5 लाख रुपए की फीस भरनी पड़ेगी। उसके बाद डीजीएफटी के द्वारा जो सोना आवंटन हुआ है या जो कोटा के अंदर उसको मिला है वही उसको मिल सकता है। तो हमारे ऐसे छोटे ज्वेलर्स एक ही डिमांड थी कि डीजीएफटी को 25 करोड़ के टर्नओवर की जो उन्होंने एक बैकडेन लिखी है कि 25 करोड़ के अबाउट जिसका होगा 3 साल का टर्नओवर उसी को हम सोना देंगे। तो आपने जब उसका फॉर्म बाहर निकाला तब आपने इसको क्यों नहीं बोला था? छोटे ज्वेलर्स जिसको आप बढ़ावा देने के लिए स्कीम का आवंटन किया गया है, गवर्नमेंट ने उसको आगे बढ़ाया हुआ है। तो छोटे ज्वेलर्स जो फर्स्ट टाइम आईआईबीएक्स के माध्यम से, जीजेसी से माध्यम से एवं हमारे लोकल एसोसिएशन जो जीजेसी को सपोर्ट करता है एवं जीजेसी हमको सपोर्ट करती है, उनके माध्यम से हम लोगों ने इसकी तहे दिल से हर एक ज्वेलर्स को बताया कि भैया 1% का लाभ बहुत बड़ा लाभ होता है, आप इसके अंदर लाभ लीजिए। और इसी के कारण आज 3000 से ज्यादा जो फॉर्म भरे हैं वो भी हम लोगों ने डाले हुए हैं। तो हमारी तो ऐसे छोटे ज्वेलर्स एक ही डिमांड है कि हमें लाख रुपए रिटर्न नहीं चाहिए, मगर जो बफर स्टॉक डीजीएफटी ने अभी रखा हुआ है वो बफर स्टॉक को अभी ये छोटे ज्वेलर्स में बांटा जाए और सही मायने में जो ज्वेलर्स काबिल है उनको ज्यादा उसमें बढ़त दी जाए, यानी छोटे ज्वेलर्स कुछ बड़ा कर पाए और आगे
भविष्य में गवर्नमेंट की जो स्कीम है कि छोटे से छोटा काम करने वाला बंदा भी गवर्नमेंट की स्कीम का लाभ ले, उसके अंदर उसका हित उसका बना रहे। ओके, बिल्कुल, क्योंकि हॉलमार्किंग के बाद से ये लो मार्जिन वाला बिजनेस है, तो ऐसे में अगर कोई गोल्ड इंपोर्ट किसी के पास सस्ता आ रहा है और अब कोई छोटा प्लेयर है जिसके पॉकेट्स उतने डीप नहीं हैं, वो फिर कैसे इस मार्केट में सर्वाइव करेगा। सैयद मेहरा जी, आपके पास मैं आ रहा हूँ। आपसे मेरा सवाल ये था कि IIBX के पास छोटे ज्वेलर्स को तो कम से कम उससे राहत मिलनी चाहिए। 2.5 लाख रुपए उनको वहाँ भी जमा करना है, 1 लाख रुपए यहाँ पे DGFT के पास भी जमा करना है, फिर इतने रकम वो क्यों फंसाएंगे सर? नहीं, मैं एक बात आपको बता देता हूं कि IIBX के अलावा अगर आप TRQ का गोल्ड चाहते हैं तो बैंक के थ्रू या बाकी एजेंसीज के थ्रू भी मिल सकता है। IIBX के अलावा आपको गोल्ड तो 2.5 लाख रुपए की जो बात आती है वो राइट बोल रहे हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन बाकी बैंक जो आपका है वो भी आपको TRQ गोल्ड देने में सक्षम है, तो उसके थ्रू भी आप लिया जा सकता है गोल्ड। और दूसरी बात है कि ये 100% है कि काफी बुलियन डीलर्स को भी मिला है TRQ गोल्ड। जो ज्वेलर जो एक्चुअल व्यापार कर रहा है, जिसको काम करके एंड कस्टमर को फायदा होता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि एंड कस्टमर को फायदा करने के लिए आप जो MSME या रिटेलर को दिया जाए। जो बड़े रिटेलर्स को भी ये TRQ गोल्ड के अंदर गोल्ड मिला है, उससे भी जो बाकी रिटेलर्स हैं वो कॉम्पिटिटिव एज में पीछे चले जाएंगे। तो सबके लिए सामान्य प्लेइंग फील्ड करना बहुत जरूरी है और DGFT को सोचना चाहिए कि आने वाले टाइम के अंदर थोड़ा सा बांट के गोल्ड TRQ का बांटा जाए। कुछ इस नोटिफिकेशन में आगे सुधार की उम्मीद करनी चाहिए। नितिन जी, क्या उम्मीद है? चलिए, नितिन जी डिस्कनेक्ट हो गए हैं। सैम मेहरा जी, आपसे ही मेरा सवाल है, क्या फिर नए सिरे से कुछ नया कोटा फिर से जारी किया जा सकता है? इसमें सुधार की उम्मीद की जाए क्या? हमने लेटर GJC ने ऑलरेडी DGFT के अंदर लिखी है और उसके साथ फॉलोअप भी चालू है कि हम इसके अंदर बाकी ज्वेलर्स को भी इन्वॉल्व कर सके। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले महीने या 1.5 महीने के अंदर इसके अंदर पॉजिटिव रिजल्ट DGFT से आए, जिससे जो बाकी ज्वेलर्स हैं उनको फायदा हो और आने वाले अगले साल के जो ट्रांचेस होंगे, उन ट्रांचेस के अंदर जो 200 टन का हमारा कमिटमेंट है FTA के अंदर, आने वाले टाइम के अंदर वो बांट के बाकी ज्वेलर्स को भी दिया जाए। जी, आपकी लाइन डिस्कनेक्ट हो गई थी। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि इस फ्रंट पर अब क्या अपडेट है, क्या कुछ नया हो सकता है और इस गलती में क्या सुधार हो सकता है क्या? देखिए, बिल्कुल सुधार के बिल्कुल गुंजाइश है, क्योंकि गलती तो DGFT से हुई है और DGFT को सुधारना पड़ेगा। तो जिगर भाई ने जो बात कही कि जो बफर स्टॉक जो है बचा हुआ है, वो बफर स्टॉक छोटे ज्वेलर्स के को अलॉट कर देना चाहिए, हम बिल्कुल इस बात से सहमत नहीं है। हमारा मानना है कि बिल्कुल पूरा रीएलोकेशन होना चाहिए और जो कुछ प्लेयर्स हैं उनको जिस तरीके से बड़ी क्वांटिटी अलॉट की गई है वो नहीं होनी चाहिए। और इसमें मैं एक और अपडेट आपको दे दूं विश्वमन जी, कि 12 फरवरी को भी एक सर्कुलर आया था, 12 फरवरी 2025 को DGFT का, जिसमें भी उन्होंने ये नहीं कहा था कि अभी 16 दिन बचे हैं आवेदन के और ये 16 दिन में केवल वही लोग आवेदन करें जिनका जो टर्नओवर है वो प्रिस्क्राइब्ड हो। तो ये बिल्कुल तरह से बिल्कुल एकदम अनडेमोक्रेटिक चीज है जो DGFT ने करी है। तो मेरा मानना है कि इस पे 5 या 6 दिन के अंदर जिस तरह से बातचीत चालू है DGFT के साथ हम लोगों की, और इसको हम लोग कॉमर्स मिनिस्ट्री के भी लेवल पे लेके जा रहे हैं 1 या 2 दिन के अंदर, तो बिल्कुल हमें लगता है कि जैसे ही मंत्री जी की नॉलेज में ये चीजें आएंगी तो DGFT जो है वो इन कदमों को वापस लेगी और जो छोटे ज्वेलर्स का न्याय बनता है वो उसको पूरा मिलेगा और AIJGF जो है छोटे से छोटे ज्वेलर के एकदम लास्ट उसके हाथ में हाथ डाल के खड़ा है और उसके साथ किसी तरह का अन्याय नहीं होने देगा। उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ें वापस से ठीक करके जाएगी, रेक्टिफाई करके वापस से यहाँ पर छोटे ज्वेलर्स को भी उनका कोटा मिलेगा और इस तरह की दिक्कतें नहीं होंगी। और जो टर्नओवर लिमिट की जो बात हो रही है 25 करोड़ की, और उस नियम के तहत जो उन लोगों को बाहर किया गया है उन्हें वापस लिया जाएगा। शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, आपने वक्त दिया और इस अहम मुद्दे पर अपनी राय रखी। शुक्रिया सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अपने दर्शकों के सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करेंगे। हमारे साथ 2 और मेहमान मौजूद हैं। मनोज जैन हैं पृथ्वी फिनमार से और साथ ही एंजल वन से तेजस शिग्रेकर साहब हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। चलिए सर, शुरुआत करते हैं सोने चांदी के साथ ही। बहुत सारे दर्शक हैं, उनके सवाल भी साथ साथ लेते चलते हैं। पहले दर्शक हमारे साथ हैं महावीर हैं बंगलुरु से। 5 जून तक क्या
सोना $3600 तक जा सकता है कॉमेक्स पर। हालांकि ये बहुत मुश्किल है टाइम करना। मनोज जी क्या जवाब देंगे महावीर जी को? नमस्कार विश्वमोहन जी, बिल्कुल यहाँ पे इतनी बड़ी तेजी की अभी हाल फिलहाल में गुंजाइश नजर नहीं आ रही है। एक दायरे में हम सोने को ट्रेड होते हुए देख रहे हैं और शॉर्ट टर्म में जो रेंज है वो $3250 से $3400 जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में बनी रहेगी। ये काफी इवेंटफुल वीक है। यहाँ पे एफओएमसी की मीटिंग के मिनट्स भी आना है, साथ ही जो यूएस और ईरान की न्यूक्लियर डील की टॉक्स है उसके भी आउटकम आना है। रशिया यूक्रेन सीज फायर को लेकर के भी वार्ता चल रही है, तो काफी सारी चीजें हैं और उनके हिसाब से फिर यहाँ मार्केट को डायरेक्शंस मिलती हुई नजर आएगी। अगर यहाँ पे यूएस और ईरान की जो न्यूक्लियर डील की टॉक्स है अगर वो फेल होती है तो हमारा मानना है कि फिर एक बार $3400 तक जो है सोना आ सकता है शॉर्ट टर्म में, लेकिन नीचे में 3250 जो है वो सपोर्ट रहेंगे। भारतीय बाजारों में 93,500 यहाँ सपोर्ट्स बने रहेंगे और ऊपर में 97,200 ये एक रेजिस्टेंस जोन है। तो ये 3 से 3,500 की जो रेंज है ये बनी रह सकती है अभी शॉर्ट टर्म की अगर बात करें। ओके। परवीन है हिसार से, चांदी में 98,000 रुपए के भाव पर 5 लॉट सेल कर रखा है इन्होंने, क्या करें ये पूछ रहे हैं। तेजस जी क्या करना चाहिए इनको? चांदी में 98 के भाव पे बेची है, आज गिर भी रहा है, प्रॉफिट बुक करें या और नीचे आ सकता है भाव? डेफिनेटली सर, आने वाले समय में ये गिरावट ऐसी देखने के लिए मिलेगी। इन गए सप्ताह में भी हमने गाइडेंस जो था वो सेलिंग प्रेशर का ही था। लोग देख रहे हैं कि प्राइसेस जो है एस्टैब्लिश हो रही है, अच्छी खासी बाउंस बैक कर रही है, लेकिन वो सस्टेन नहीं हो पा रही है। सो ये 1 लाख मार्क जो है इस सिल्वर के लिए जितना क्रिटिकल बना हुआ है इन पिछले कुछ सीजन से, वैसे हम लोग गोल्ड के बारे में भी देख रहे हैं। लेकिन फिलहाल सिल्वर की बात करें तो यहाँ पे कंटिन्यू बेसिस पे ऊपर की लेवल पे आपको सेलिंग देखने के लिए मिलेगी। सो समवेयर आप 97,300 के यहाँ पे आप बेचने के बारे में सोच सकते हैं। 98,100 का यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा। टारगेट जो बनाएगा 96,000 और 95,500 तक बनेंगे। चलिए अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। भावेश माहेश्वरी हैं, 4 लॉट सोना 97,300 के भाव पे खरीदारी की है, क्या करना चाहिए मनोज जी? ये पोजिशनल ट्रेडर है तो इनको 93,500 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पे रखना चाहिए विश्वमोहन जी। हमारा मानना है कि शॉर्ट टर्म में इनके जो लेवल्स है बाइंग के वो फिर आते हुए नजर आएंगे और $3,400 के ऊपर अगर सोना इस बार सस्टेन होता है, भारतीय बाजारों में अगर 97,200 के ऊपर सस्टेन होगा तो हमारा मानना है कि हम 99,000 और $3,500 फिर जाते हुए देखेंगे सोने को। तो पोजीशन यहाँ 93,500 के स्टॉप लॉस से होल्ड करने की सलाह रहेगी। दर्शक है हमारे साथ आशीष सोनी हैं राजस्थान से। अगले 1-2 महीने में सोने का भाव 88,000 रुपए तक आने की संभावना है क्या? क्या लग रहा है तेजस जी, 88 तक सोना आ सकता है क्या? नहीं, फिलहाल के लिए जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जो गए 2 वीक से हम लोग देख रहे हैं कि अच्छा सा एक सपोर्ट बाउंस बैक बना के आता है यहाँ पे 92,000 का, वो एक अगेन एक अच्छा सा एक सपोर्ट रेंज है जहाँ पे प्राइसेस वापस एक बार के लिए बाउंस बैक करती हुई दिखेगी आने वाले समय में। ओवरऑल इसमें फिलहाल के लिए सेलिंग प्रेशर ही बना हुआ है 96,220 के। यहाँ पे आज के सेशन में हम लोग देख सकते हैं कोई बाउंस बैक मिलता है तो आप सेलिंग के बारे में सोच सकते हैं। इसमें 96,460 का यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा। 95,700 95,300 के टारगेट यहाँ पे बनेंगे। अगले दर्शक हमारे साथ अरविंद जैन हैं राजस्थान से, चांदी का आउटलुक जानना चाह रहे हैं। मनोज जी चांदी का क्या आउटलुक है? चांदी भी अगेन यहाँ पे एक दायरे में ही ट्रेड कर रही है विश्वमोहन जी, और मैं अगर बात करूं तो जो लोअर लेवल की जो रेंज है वो यहाँ पे 95,500 के आसपास है और 98,250 एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, लेकिन बड़ी गिरावट की संभावना यहाँ पे नजर नहीं आ रही है। लोअर रेंज के आसपास अगर आती है तो वहां पे बाय की रणनीति बनाई जा सकती है। 98,250 एक यहाँ पे काफी समय से जो है हम कह सकते हैं कि हर्डल बना हुआ है। कीमतें वो लेवल को अगर क्रॉस करेगी तो हम फिर 1 लाख जो है चांदी की कीमतों को जाते हुए देखेंगे। तो लोअर रेंज के आसपास बाय करें, ऊपर में 98,000 के आसपास यहाँ पे लॉन्ग में मुनाफा वसूली करते रहें। फ्रेश अगर ब्रेकआउट क्लोजिंग बेसिस पे होता है तो फिर लॉन्ग की पोजीशन को होल्ड भी करके चल सकते हैं। दर्शक हमारे साथ कृष्ण हैं दिल्ली से, कॉपर में क्या करें? तेजस जी कॉपर में क्या करें? कॉपर में स्पेशली देखेंगे तो डॉलर के वीकनेस की वजह से जिस हिसाब से प्राइसेस में बाउंस बैक दिखेगी थी वो सस्टेन नहीं हो पा रही है ऊपरी लेवल पे, तो यहाँ पे बार बार सेलिंग प्रेशर आ रहा है। लेकिन फिलहाल जिस हिसाब से चाइना के स्टिमुलस पैकेज के बारे में हर एक मेटल प्राइसेस जो है थोड़ा रिएक्ट करते हुए दिख रहे हैं पॉजिटिवनेस में, इसके लिए यहाँ पे एक बाय का राय रहेगा।
863 के यहाँ पे आप बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। 860 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा। 869 के 870 के इस यहाँ पे टारगेट बनेगी। जून कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। राकेश हैं एमपी से, कच्चे तेल में क्या करना चाहिए? मनोज जी। बहुत ही दायरे का कारोबार है विश्वमोहन जी, और यहाँ पे काफी सारे जो न्यूज और इवेंट्स है, तो उसके हिसाब से हम यहाँ पे रिएक्ट करते हुए देख रहे हैं कच्चे तेल को। जिस तरह से ओपेक ने उत्पादन बढ़ोतरी के संकेत दिए हैं, तो यहाँ पे प्राइसेस ऊपरी लेवल पर थोड़ी रेजिस्ट करती हुई दिख रही है। लेकिन चाइनीज स्टिमुलस के चलते थोड़े सपोर्ट्स भी हैं, तो फ्यूचर के बजाय यहाँ ऑप्शन के जरिए रणनीति बनाना ज्यादा बेहतर रहेगा। 5400 की जो कॉल ऑप्शन है जून मंथ की, 110 के स्तर पे बाय कर सकते हैं। 85 का एक स्टॉप लॉस रखें और 160 तक के लक्ष्य वहां रखे जा सकते हैं। इमरान है, जून जुलाई में जीरे का भाव 27,000 तक जाएगा क्या? मनोज जी। मुश्किल है विश्वमोहन जी, हम देख रहे हैं कि यहाँ पे अर्ली मानसून और बेहतर मानसून के एस्टीमेट के चलते हम देख रहे हैं कि ओवरऑल एग्री कमोडिटीज में प्रेशर है, तो अभी 27,000 जाने जैसी कोई संभावना नहीं है। नीचे में 19,500 और ऊपर में 22,000, ये रेंज जो है अभी शॉर्ट टर्म में रह सकती है। धनिया पे छोटा जवाब मनोज जी। धनिया में हम देख रहे हैं कि निचले स्तरों पर सपोर्ट लेवल ये कमोडिटी होल्ड कर रही है। पोजिशनल ट्रेडर्स जो हैं जून कॉन्ट्रैक्ट में 7,000 के आसपास बाय कर सकते हैं। 6,770 के स्टॉप लॉस से लक्ष्य वहां पे 7,450 के रखे जा सकते हैं। ओके, हर्ष है जयपुर से, एनजी में ट्रेड करना चाह रहे हैं। तेजस जी, क्या करना चाहिए एनजी में? एनजी में कंटिन्यू बेसिस पे हम लोग देख रहे हैं कि लोअर लेवल से अच्छी खासी एक बाइंग आ रही है। तो करंटली जून कॉन्ट्रैक्ट जो है यहाँ पे 277 275 के यहाँ पे मिलता है, तो इसमें बाइंग की जा सकती है। 270 का यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा। 290 के यहाँ पे ऊपरी लेवल के टारगेट बनेंगे। उसके साथ में कोई स्ट्रैटेजी इंपैक्ट आपको देखना रहेगा, जैसे कि ऑप्शन में किसी को काम करना रहेगा, तो यहाँ पे 300 के कॉल ऑप्शन जो है इसमें अच्छा सा वर्किंग देखा जा रहा है। तो यहाँ पे आप 14 के लेवल पे आप 14 रुपए पे आप बाइंग कर सकते हैं। 9 रुपए का यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा। 23 रुपए के यहाँ पे टारगेट बनेंगे। तो कॉल ऑप्शंस के साथ जाने की सलाह है। चलिए अब बात कर लेते हैं आम कारोबारियों के हाल की, क्योंकि मौसम का जिस तरह से मूड बदला है, समय से पहले मानसून की एंट्री हो गई, से आम कारोबारियों पर काफ़ी असर हुआ है। फसलों को नुकसान हुआ है और साथ ही बिक्री भी कम हो गई है। इसका जायजा लिया हमारी सहयोगी अंजलि ने, आइए देख लेते हैं। बरसात की शुरुआत जल्द होने के कारण आम के उत्पादन और खरीदारी दोनों में ही कमी देखी जा रही है। व्यापारियों का कहना है कि आम का मौसम, जो कि औसतन 15 जून तक हर साल होता है, इस साल 10 दिन जल्द खत्म हो जाएगा। यानी कि जून के पहले हफ्ते में ही हम बाजारों में आम कम देखना शुरू करेंगे और इसमें खासकर हापुस आम कम देखने को मिल सकते हैं। अगर पूरे सीजन की बात करें तो 20% इम्पैक्ट इन 10-12 दिनों के सीजन कम होने के वजह से व्यापारी और किसानों दोनों पर ही इसका असर पड़ेगा। मुंबई एपीएमसी का कहना है कि किसानों और व्यापारियों को मिलाकर 1 करोड़ तक का लॉस हर दिन देखा जा रहा है। अगर हम उत्पादन की बात करें तो व्यापारियों का कहना है कि इन दिनों होने वाले हर साल के उत्पादन से इस साल 50 से 60% की कमी देखी जा रही है। शुक्रिया अंजलि, ये पूरी रिपोर्ट लेकर आने के लिए। मनोज जी और तेजस जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने वक्त निकाला और हमारे दर्शकों को मदद की तमाम एग्री और नॉन एग्री कमोडिटी को लेकर। कमोडिटी फटाफट में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।